हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारा चैप्टर ऊष्मा के पार्ट 3 में। आज हम करने जा रहे हैं इस लेसन के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी बुक। तो हमने जितनी नॉलेज इन दो फर्स्ट वीडियोस में कलेक्ट की है, अब यहाँ पर उनका बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो स्टार्ट कर रही हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें क्या पूछा गया है। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर, या जिसे तापमापी ही कहते हैं, उनके बीच समानताएं बतानी है, मतलब वो एक जैसे क्यों हैं, और उनके बीच के अंतर बताने हैं कि वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास जैसा मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, दोनों ही थर्मामीटर देखने में एक जैसे होते हैं। दोनों में कांच की एक जैसे व्यास की ही पाइप सी होती है, नली जिसको कह सकते हैं, कांच की नली होती है। दोनों में द्रव कौन सा भरा होता है? पारा। बल्ब में दोनों के ही पारा भरा होता है। तो ये दो पॉइंट है इसकी सिमिलैरिटी के। अब हमारे पास है अंतर। अंतर में हमने पढ़ा क्या था कि डॉक्टरी थर्मामीटर में परिसर मतलब उसकी न्यूनतम तथा अधिकतम रीडिंग कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। जबकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें कितनी रीडिंग थी? -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये इन दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो किसके लिए यूज करते थे? हम लोगों के लिए, मतलब मानव शरीर के लिए। लेकिन जो प्रयोगशाला तापमापी या थर्मामीटर है उसका उपयोग मानव शरीर को छोड़कर अन्य वस्तुओं के लिए किया जाता था। तो ये दो इनमें अंतर हैं। एग्जाम में आपने दो इनमें सिमिलैरिटी समानता और दो इनमें अंतर लिखने होंगे। नेक्स्ट, जैसा हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही लिखने के लिए आंसर आया है। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दे। तो ऊष्मा चालक कौन से थे? जिसमें से ऊष्मा एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंच जाए। जितने भी धातु हैं वो क्या थे? ऊष्मा के चालक, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जिंक, लोहा, एल्युमिनियम, कोई भी आप उदाहरण दे सकते हो। और ऊष्मारोधी में मैंने क्या बताया था? जो वस्तुएं आग के ऊपर रखने पर जल जाती हैं उसे कहते थे ऊष्मारोधी। उनका दूसरा नाम क्या किया था? कुचालक। वेरी गुड। उनका दूसरा नाम क्या होता है? कुचालक। तो उसमें कौन सी एग्जाम्पल आपके माइंड में आएगी? जैसे लकड़ी, कागज, और क्या दे सकते हो? कोई कपड़ा, जैसे सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, उसकी आप उदाहरण दे सकते हो। अगला हमारे पास है खाली स्थान। खाली स्थान में बहुत ही सिंपल हमारे से पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में? यदि कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। कितनी, जब ताप या आप कह सकते हो ऊष्मा कम ज्यादा कितनी है उसका पता हमें किससे चलता था? हमने क्या किया था? हमारी सेकंड कंसेप्ट, ताप। दूसरा है उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो अपने माइंड में लेकर आओ, उबलते हुए पानी का तापमान होता कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए वो डॉक्टरी थर्मामीटर से तो मापा नहीं जा सकता। तो इसमें क्या आएगा? डॉक्टरी तापमापी। थर्ड हमारा प्रश्न है, ताप को डिग्री डैश में मापते हैं। तो डिग्री, देखो हमने कहा था कि इसके लिए 3 डिग्री या 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। लेकिन डिग्री शब्द किसके साथ हमेशा उपयोग करना है? सेल्सियस के साथ। सेल्सियस, क्लियर? आपके माइंड में होगा जब भी हमने डिग्री सेल्सियस लिखा है तो ये बिंदु डालकर सी लिखा था, मतलब डिग्री सेल्सियस। फोर्थ इज, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। बिना माध्यम से
सूर्य की किरणें हमारे पास पहुंचती हैं, तो विधि का नाम क्या था? विकिरण। क्या है विधि का नाम? विकिरण। तो ये आपने याद करना है। हमारा 5th क्वेश्चन है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश परिक्रम द्वारा करेगी। चम्मच की बात हो रही है, चम्मच ठंडा है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म दूध से गर्मी को पहुंचाना है। तो ठोस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? चालन विधि के द्वारा। चम्मच ठोस है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे में आपके पास ठोस की बात की गई है, तो ठोस में किस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? बाय चालन विधि। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो सर्दियों में हमने गर्मी चाहिए थी, किस तरह के वस्त्र पहनने को कहा गया था? जिनके गहरे रंग हों। तो इसमें आंसर क्या आएगा? गहरे रंग के वस्त्र। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि थल समीर के बहने का समय, ये मिलान चिन्ह वाले हैं। तो थल समीर के बहने का समय कब होता है? थल समीर कब बहती है? हाँ जी, आंसर क्या आएगा? थल समीर। थल समीर रात के समय बहती है। आया सारा डायग्राम माइंड में? दूसरा है समुद्र समीर के बहने का समय। यदि थल समीर के बहने का समय रात है, तो समुद्र समीर के बहने का समय आप समझ सकते हो कि क्या होगा? दिन। गहरे रंग के वस्त्र, ये तो हमने अभी किया है, कब पहनते हैं? सर्दियों में। और जो हल्के रंग के होते हैं उनको कब पहना जाता है? गर्मियों में। ये आपको वेल अंडरस्टैंड है, तो ये इसका आंसर आता है। ये मिलान चिन्ह आपके पास बेटा जी 4 मार्क्स में आते हैं, तो इसका स्पेशली आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना हुआ वस्त्र अधिक ऊष्मा क्यों प्रदान करता है? तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग परतें होंगी, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, तो उनके बीच में क्या आ जाती है? हवा। हवा फंसी होती है। हवा जो होती है वह ऊष्मा की कुचालक होती है, वह ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर निकलने नहीं देगी, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होगी और सर्दी से हमारा बचाव होगा। इसीलिए हम कई परतों से बना हुआ कोई भी ब्लैंकेट है, कोई ऊनी कपड़ा है, वो प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन ज्यादा मोटा कपड़ा जिसमें अलग अलग परतें ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें क्या है? नीचे बर्नर है, स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर ये जो दिखाया गया है जाली है, उसके ऊपर आपने कोई बर्तन रखा हुआ है जिसमें चाय बन रही है, पानी उबल रहा है, कुछ भी हो रहा है। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर चालन है, कहाँ संवहन है, कहाँ विकर्ण है। तो बेटा जो बर्नर से ऊष्मा बर्तन तक पहुंच रही है, चाहे बीच में कोई माध्यम हवा है या नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संवहन। तो संवहन कहाँ पर हो रहा है? बर्नर से बर्तन या फिर जाली तक। चालन, चालन ठोस में होता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर चालन किस में होगा? जाली तथा बर्तन में। ठीक है। और संवहन, संवहन किस में होता है? मान लेते हैं इसके अंदर पानी है, तो पानी का गर्म होना, पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण, वो क्या है? संवहन। बर्तन में पानी गर्म हो गया तो उसके आसपास ऊष्मा जो बाहर निकलेगी बर्तन से, तो वो भी क्या होगा? संवहन। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि बर्तन के आसपास वातावरण में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन से हो रहा है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की दीवारों पर सफेद या श्वेत पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। तो सफेद मतलब हल्का रंग कब प्रेफर करते हैं? जब गर्मियां होती हैं। क्यों प्रेफर किया था? क्योंकि ये ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते, ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। तो उसी तरह से वस्त्रों की तरह ही घर की बाहरी दीवारें होती हैं। यदि उन पर हल्का रंग या सफेद रंग किया होगा तो वो ऊष्मा को परावर्तित कर देंगी, जिसके कारण गर्म जलवायु का घर के अंदर प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए हम गर्म जलवायु के स्थानों पर किस तरह के पेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं? कौन सा होता है? हल्का रंग, या उसको क्या कहते हैं? श्वेत या सफेद रंग। इसके बाद आपके पास MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं जिसको हमने अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला 8th प्रश्न हमारे पास MCQ टाइप का है। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया। एक 30 है, एक 50 है। मिश्रण का ताप क्या होगा? तो अब सोचो, एक 30 है, एक 50 है, तापमान बढ़ेगा तो नहीं, है ना? तो क्या होता है, जब मिक्सिंग की जाती है तो जहां तापमान ज्यादा होता है वहां से ऊष्मा कम में जाती है। कब तक जाती रहती है? जब तक दोनों बराबर लेवल के ना हो जाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 और 50 के बीच का तापमान आपको मिलेगा। 80 हो नहीं सकता, 50 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि 50 से तो ऊष्मा 30 में जाएगी। 20 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 30 से कम तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? घ, जिसमें हमने कहा है कि 30 तथा 50 के बीच में होगी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, अब देखो ताप देखो दोनों का, जब भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है बेटा तब ताप का अंतर जरूरी है। लेकिन यहाँ पर तो गोली भी 40 डिग्री सेल्सियस पर है, पानी भी 40 डिग्री सेल्सियस पर है, तो किसी तरह का ऊष्मा का स्थानांतरण होने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। यहाँ पर कोई स्थानांतरण नहीं होगा। तो हमारा जो ख हिस्सा है उसमें क्या लिखा है? न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो ये हमारा ख जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया। इसका दूसरा सिरा, चम्मच किसका है? लकड़ी। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, तो उसमें कोई चालन, संवहन, विकिरण कुछ होगा? नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चाहे आइसक्रीम ठंडी है, उसमें चम्मच लकड़ी का डुबोया है, तो लकड़ी का दूसरा सिरा जो है वो ठंडा नहीं होगा, उसमें कोई इन तीनों में से प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसका आंसर 4th आएगा। समझ रहे होंगे? इसी कारण हम आइसक्रीम खाने के लिए लकड़ी के चम्मच का उपयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही के पराये कॉपर की तली लगाई जाती है। स्टेनलेस इस्पात जो होता है वो एक तरह का अलोय मिश्र धातु होती है। उसकी तली पर मतलब निचली साइड कॉपर लगाया जाता है। इसका क्या कारण है? देखो, जो चीज ऊष्मा की सुचालक होगी, ज्यादा चालन करेगी, उसको हमने तली पर लगाया तो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा बर्तन के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर जो कॉपर होता है बेटा वो ऊष्मा का ज्यादा सुचालक है इन कंपैरिजन टू स्टेनलेस इस्पात, इसलिए हमने इसको तली पर लगाया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। नो। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है।
तो ये ग हमारे पास इसका आंसर होगा। तो अब हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कवर कर लिया। कोशिश करो अपनी तरफ से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज करो, उसका अपने आप आंसर दो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।